Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute. आज मैं UGC नेट JRF सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। चलिए इस टॉपिक पर हम देखते हैं गुणात्मक विधियाँ। इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव मेथड गणनात्मक विधियों के बारे में भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देखें। अब हम जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक और गणनात्मक दोनों प्रकार की सामग्री और आंकड़ों का अपना अलग अलग महत्व होता है। अनुसंधान की समस्या की प्रकृति के अनुरूप अनुसंधानकर्ता एकत्र की जाने वाली सामग्री के बारे में निर्णय लेते हैं। गुणात्मक सामग्री में 4 प्रविधियां होती है: सहभागी अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन, जीवन इतिहास और अंतर्वस्तु विश्लेषण। ये चारों टॉपिक्स हम इस वीडियो में आगे इस टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट्स। जबकि गणनात्मक सामग्री को संकलन में अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार जैसी प्रविधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम जानेंगे सहभागी अवलोकन। जैसा कि गुणात्मक प्रविधियों की पहली विधि है सहभागी अवलोकन क्या है, तो सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन ने सन 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह में इतना घुल मिल जाता है कि वह अन्य अपनी व्यक्तिगत पृथकता की भावना को छोड़ देता है, हालांकि अवलोकन का ही एक प्रकार है। तो इस प्रकार हमें स्पष्ट हो गया कि सहभागी अवलोकन संभवतः सबसे कम संरचित विधि है और संकलन में शोधकर्ता केवल अवलोकन ही नहीं करता बल्कि काफी सूचनाएं, शोध और विधियों को भी प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब हम जानेंगे सहभागी अवलोकन की विशेषताएं क्या है। पहला है यह अनंतित और संरचित और मुक्त विधि है। सहभागी अवलोकन का उद्देश्य स्वाभाविक स्थिति में गहन और अंदरूनी गोपनीय सूचना प्राप्त करना होता है। शोधकर्ता 2 भूमिकाएं निभाता है, एक वैज्ञानिक अवलोकन करता है और दूसरी अस्थायी सहभागी के स्वीकृत सदस्य की। और तथ्य संकलन की दृष्टि से यह कई पद्धतियों और विधियों का मिश्रित रूप बन जाता है। अब हम जानेंगे सहभागी अवलोकन के गुण क्या होते हैं। पहला, गहन अध्ययन पॉसिबल होता है, स्वाभाविक स्थिति से मिल जाती है, समग्रात्मक दृष्टिकोण हो जाता है एंड अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सहभागी अवलोकन के दोष क्या हैं। सहभागी अवलोकन के दोष ये हैं कि पूर्ण सहभागिता कठिन हो पाती है, स्तरीकृत समाज में कठिनाइयाँ आती है, वस्तुनिष्ठता की समस्या, भूमिका संघर्ष होता है। कई बार व्यक्ति समूह से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है तो उसके बीच भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कौन सी सूचना उन्हें देनी है, कौन सी नहीं देनी है। अपरिचित मूल्यों का लाभ नहीं हो पाता है और आलेखन की समस्या होती है। अब हम जानेंगे सहभागी और सहभागी में अंतर क्या है। तो सहभागी और सहभागी में अंतर ये है। पहला, सहभागी अवलोकन में विषय वस्तु की संपूर्णता से अध्ययन की जाती है, जबकि असहभागी अवलोकन में विशेष पक्ष से ही संबंध हो पाता है। असहभागी अवलोकनकर्ता की तटस्थ भूमिका निभाता है, जबकि सहभागी में 2 ही भूमिका, अवलोकनकर्ता और सहभागिता दोनों भूमिका निभाई जाती है। सहभागी अवलोकन के द्वारा समूह की गुप्त जानकारी भी प्राप्त हो जाती है, जबकि असहभागी अवलोकन में यह जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इन सबसे भी MCQ बनते हैं कि किस प्रकार की अवलोकन में गुप्त सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो सहभागी अवलोकन में गुप्त सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन ये बनता है कि सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन ने किया। सोशल डिस्कवरी किसकी पुस्तक है, तो सोशल डिस्कवरी लिंडमैन की पुस्तक है, जिसमें 1924 में इन्होंने सहभागी अध्ययन के बारे में बताया था। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या होती है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समुदाय का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है तो इस प्रकार किए गए अध्ययन को व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं। यह पद्धति अत्यंत प्राचीन प्रविधि है, बहुत ही पुरानी विधि है और इस व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का व्यवस्थित रूप से सबसे पहले प्रयोग समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। लिपले ने भी इस विधि का से पारिवारिक आय व्यय का विस्तृत अध्ययन किया था। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने। पारिवारिक आय व्यय का विस्तृत अध्ययन किस विधि से किया गया है, किसने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति विधि से किया है, तो लिपले ने किया है। इससे 2-3 तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब व्यक्तिगत अध्ययन की आधारभूत मान्यताएं हम देखेंगे क्या होती है। सबसे पहले हम विशेषता देखेंगे। इससे पहले व्यक्तिगत अध्ययन का संबंध सामाजिक इकाई से है, जबकि यह सामाजिक इकाई या केस केवल व्यक्ति ही नहीं होता बल्कि कुछ भी हो सकता है।
व्यक्तिक अध्ययन में सम्मिलित इकाइयां विशिष्ट और विचित्र भी हो सकती है, लेकिन समानता व समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं होती है। व्यक्तिक अध्ययन केवल तथ्य संकलन की प्रविधि नहीं है, बल्कि एक विशेष इकाई विभिन्न भागों के तथ्यों के संग्रह, संगठन और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण विधि है। व्यक्तिक अध्ययन का उद्देश्य इकाई का गहन और सर्वज्ञ अध्ययन है। प्रायः व्यक्तिक अध्ययन की विशेषताओं के रूप में गुणात्मक विश्लेषण का मुख्य उल्लेख किया जाता है। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं। पहला है मानवीय व्यवहार की मौलिक एकता होती है। अध्ययन इकाई का बहुरूपी स्वरूप मिलना, परिस्थितियों और उसके प्रभाव की पुनरावृत्ति या समानता हो सकती है, समय तत्वों का प्रभाव पड़ता है और सामाजिक घटनाओं की जटिलता होती है। अब हम जानेंगे व्यक्तिक अध्ययन की विधि या कार्य प्रणाली किस प्रकार कार्य किया जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि विभिन्न चरण होते हैं उनके, जिस प्रकार सामाजिक अनुसंधान प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन की भी विभिन्न चरण होते हैं। इसमें भी सबसे पहले समस्याओं का संक्षिप्त विवेचना की जाती है, फिर घटनाओं के अनुक्रम और कारकों के संबंध में तथ्य संग्रह किया जाता है, फिर कारकों का विश्लेषण किया जाता है, उपकल्पनाएं बनाई जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है और लास्ट में सुझाव दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि व्यक्ति का अध्ययन के प्रकार क्या होते हैं। व्यक्ति का अध्ययन मुख्य दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति का अध्ययन और समूह अथवा समुदाय का अध्ययन। अब व्यक्ति का अध्ययन में सूचना संकलन करने के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो इसमें सूचना संकलन प्राथमिक रूप से साक्षात्कार, अनुसूची और अवलोकन, इस आधार पर सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जबकि व्यक्तिगत स्तर पर जो है डायरिया, निजी पत्र या जीवन इतिहास, इस आधार पर इनमें सूचनाएं प्राप्त की जाती है। अब व्यक्ति का अध्ययन के गुण क्या हैं। तो अति गहन अध्ययन इससे संभव हो पाता है, महत्वपूर्ण उपकल्पना और प्रपत्रों का साधन होता है, इकाइयों का वर्गीकरण और विभाजन किया जा सकता है, व्यक्तिगत भावनाओं और मनोवृत्तियों का अध्ययन होता है, सामग्री की संपूर्णता होती है, विभिन्न अध्ययन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है और प्रारंभिक अध्ययन में उपयोग होता है। अब इसके दोष क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें निदर्शन का अभाव होता है, दोषपूर्ण रिकॉर्ड हो सकते हैं, दोषपूर्ण जीवन इतिहास मिल सकते हैं, समय और धन की अधिक आवश्यकता होती है और स्पष्ट एवं वैज्ञानिक विधि होती है और पक्षपात की संभावना होती है। नेक्स्ट विधि हम जानेंगे अंतःवस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। अब हम जानेंगे सबसे पहले अंतःवस्तु विश्लेषण प्रविधि का विकास 1926 में पत्रकारों की प्रेरणा से हुआ था। प्रारंभ में पत्रकारों द्वारा समाचार पत्र का अंतःवस्तु विश्लेषण करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। इन विश्लेषण में पद्धति शास्त्रीय परंपरा का नितांत अभाव था। इसी कमी को दूर करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों ने अंतःवस्तु विश्लेषण का एक व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया। अंतःवस्तु विश्लेषण, जिसे कि सामग्री विश्लेषण या विषय विश्लेषण पद्धति भी कहा जाता है, गतिक सामग्री विशेष रूप से लिखित सामग्री में सूचनाओं अथवा तथ्यों के संकलन करने की एक प्रमुख विधि है। अब हम जानेंगे कि अंतःवस्तु विश्लेषण होता क्या है। तो अंतःवस्तु विश्लेषण पद्धति किसी विषय के अध्ययन की एक विधि है, जिसके माध्यम से क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ एवं परिणात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। अब इसकी हम विशेषता जानेंगे कि अंतःवस्तु की विशेषताएं क्या है। तो संचार सामग्री की प्रकृति का विवरण प्रस्तुत करना, अंतर्राष्ट्रीय विभिन्नताओं को प्रस्तुत करना, विकास क्रम का पता लगाना, विभिन्न संचार साधनों की तुलना की जाती है और संचार वस्तुओं के उद्देश्य के विरोधी तथ्यों को छानबीन की जाना पॉसिबल हो पाता है। अब अंतःवस्तु विश्लेषण के कारण क्या है। नंबर 1 है प्रचार के ढंगों को ज्ञात करना, पाठ्य पुस्तकों को पठनीय बनाना, साहित्यिक विभिन्नता का आकलन, भाषा और साहित्य मानदंडों का पता लगाना। विभिन्न स्तर क्या होते हैं। अंतःवस्तु विश्लेषण के विभिन्न स्तर क्या होते हैं। आर.के. मर्टन एंड पॉल एफ. लेंजरफेल्ड ने अंतःवस्तु विश्लेषण के 6 प्रकार बताए हैं। पहला, चिन्ह या पहचानना, चिन्हों का पक्षी वर्गीकरण, मद अथवा विभिन्न भाग विश्लेषण, विषय अथवा प्रसंग विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण और प्रचार विश्लेषण। अब अंतःवस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार ये किया जाता है। तो पहला, समस्या का निर्माण, जन संचार साधनों का चयन, फिर विश्लेषण की इकाई का चयन, फिर समस्याओं से संबंधित सामग्री का चुनाव किया जाता है, सामग्री का विश्लेषण किया जाता है और लास्ट में प्रतिवेदन या व्यक्त लेखन किया जाता है। इसके उपयोगिता या गुण क्या है। भूतकालीन सामाजिक जीवन में इसका अध्ययन में सहायक होता है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन में सहायक, संचार सामग्री की प्रविधियों के वर्णन में सहायक यह विधि होती है,
विषय विकास अथवा प्रविधियों के अध्ययन में सहायक, संचार सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय अंतरों के अध्ययन में सहायक, संचार साधनों की तुलना में सहायक, प्रचार की प्रविधियों को ज्ञात करना और व्यक्तित्व के अध्ययनों में सहायक। अब इसमें सीमाएं या हानियां क्या होती है? समग्र को परिभाषित करने की समस्या आती है इसमें। फिर हो जाता है जनसंचार साधनों का निदर्शन खोजना कठिन हो जाता है, वैश्विक और निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन, समाचार पत्रों की नीति का पता लगाना कठिन हो जाता है। अब हम जानेंगे मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास क्या होता है? मौखिक इतिहास और वृत्तांत ऐतिहासिक सामग्री को संकलित करने की सुरक्षित रखने की संपूर्ण विधि मानी जाती है। मौखिक इतिहास को ऐतिहासिक अनुसंधान का सबसे प्राचीन स्रोत माना जाता है, क्योंकि लिखित इतिहास की परंपरा काफी बाद में आई थी। मौखिक इतिहास का अर्थ दो रूपों में स्पष्ट किया जाता है। एक गुणात्मक अनुसंधान की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार को आधार माना जाता है, जिससे भूतकालीन घटनाओं से संबंधित अर्थ विवेचन अनुभव को समझा जा सके। और दूसरा ये ऑडियो और वीडियो टेप रिकॉर्डर के रूप में स्वयं में एक उत्पादन है, अतः इसे एक मौलिक ऐतिहासिक प्रलेख माना जाता है, जो कि आगामी अनुसंधान हेतु प्राथमिक सामग्री संकलन करने का कार्य करती है। मौखिक सामग्री संकलन करने में कठिनाइयां क्या आती हैं? पहला, सर्वप्रथम कठिनाई लोगों से संपर्क स्थापित करने से संबंधित है। लोग कई बार अनुसंधानकर्ता को सरलता से अपने जीवन के बारे में अथवा अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए तत्पर नहीं होते। उचित प्रकार का संपर्क इस प्रकार के कार्य में सहायक होता है। दूसरी कठिनाइयां यह होती है कि व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना की विश्वसनीयता के बारे में। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सूचनाएं अथवा अपने अनुमान को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे सूचनाओं की विश्वसनीयता संदेहजनक हो जाती है। तीसरी कठिनाई यह होती है कि विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्यों में समन्वय स्थापित करने की होती है। अनुसंधानकर्ता को इस प्रकार की गुणात्मक प्रविधियों के प्रयोग करने से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट इसमें कठिनाइयां ये आती हैं कि सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता की भूमिका में समन्वय रखना और व्यक्तिगत पक्षपात को नियंत्रित और मौखिक इतिहास जैसी प्रविधियों के उपयोग में आने वाली चौथी प्रमुख कठिनाई होती है। सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता में से इन प्रविधियों द्वारा सामग्री संकलित करने हेतु स्थापित संपर्क का संकलन सूचना से संबंधित और अपने अनेक कठिनाइयां भी आती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मौखिक इतिहास आज का नहीं बल्कि सदियों पुरानी तथ्य संकलन की एक विधि है। अब हम जानेंगे जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री। यह भी एक तथ्य संकलन करने की विधि है, इसके बारे में हम जानेंगे। जीवन इतिहास का तात्पर्य विस्तृत आत्मकथा से, यह किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई आत्मकथा अथवा किसी अन्य अन्वेषक या व्यक्ति द्वारा लिखी गई जीवनी है। तथ्य संकलन के दैतिक स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का काफी महत्व है। जैन मर्ज ने कहा है कि सीमित अर्थ में जीवन इतिहास का अभिप्राय विस्तृत आत्मकथा से, परंतु व्यवहार में इसका प्रयोग मोटे तौर पर किसी के जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जाता है। अधिकांश जीवन इतिहास महान व्यक्तियों द्वारा स्वयं अपने बारे में अथवा लोगों के अन्य दूसरे लोगों के बारे में जानने के लिए किया जाता है। जीवन इतिहास के दो प्रकार हो जाते हैं। पहला होता है स्वलिखित आत्मकथा, फिर है प्रेरित चार प्रकार के हो जाते हैं जीवन इतिहास के प्रकार। स्वलिखित आत्मकथा, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से अपनी आत्मकथा लिखता है। दूसरा होता है प्रेरित आत्मकथा, आत्मलेख। यह व्यक्ति अपने बारे में परंतु अन्य व्यक्तियों से प्रेरित होकर लिखता है। तीसरा हो जाता है मौखिक जीवन इतिहास। इस प्रकार का जीवन इतिहास किसी अन्वेषक द्वारा किसी व्यक्ति से उसके जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर तैयार किया जाता है। इसी को कलहोवन ने विभिन्न निष्क्रिय साक्षात्कार द्वारा तैयार की गई जीवनी भी कहा है। किसको कहा है? तो मौखिक जीवन इतिहास को। और संकलित जीवन इतिहास चौथा प्रकार है इसका। यह कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त करके उसके द्वारा कही गई बातों का पता लगाकर तैयार करता है। अब हम जानेंगे जीवन इतिहास के उपयुक्त क्षेत्र। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जीवन इतिहास प्रविधि सबसे अधिक उपयोगी है। इसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है: गहन सूक्ष्म अध्ययनों में, गुणात्मक तथ्य संकलन में, परिवर्तन और विकास के अध्ययन में, व्यक्तियों के अध्ययन में और आंतरिक जीवन के पहलू में।
जीवन इतिहास के प्रमुख पहलू क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। सामाजिक अनुसंधान में जीवन इतिहास प्रविधि का प्रयोग करते समय अनेक बातों अथवा पहलुओं को ध्यान रखा जाता है। पहला, इसका इतिहास लिखा जाता है। जिसका भी इतिहास लिखा जाता है वो किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, जीवन इतिहास से संबंधित व्यक्ति के जीवन पर उसके परिवार का क्या प्रभाव पड़ा है। जीवन इतिहास से संबंधित व्यक्ति के बचपन से लेकर वर्तमान समय तक उसके जीवन को सुंदर ढंग से लिखा जाना चाहिए। जीवन इतिहास से संबंधित व्यक्ति को विशेष कार्य हेतु जिन सामाजिक कारकों से प्रेरित होता है उसकी सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए और जीवन इतिहास से संबंधित व्यक्ति के बारे में एकत्रित तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाना चाहिए। अब इसके गुण क्या है हम ये जानेंगे। गहन और सूक्ष्म अध्ययन, व्यक्तित्व संबंधी पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, दीर्घकालीन घटनाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन। जीवन इतिहास के गुणों के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है, जैसे किसी डाकू, हत्यारे, साधु, विधवा, अपराधी या बाल अपराधी, समाज सुधारक या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं उनका अध्ययन जीवन इतिहास विधि के द्वारा किया जाता है। अब इसके दोष क्या हैं। यद्यपि जीवन इतिहास व्यक्तित्व रूप से गहन और सूक्ष्म अध्ययन है, फिर भी इसमें कुछ दोष हैं, जैसे अस्पष्ट, अवैज्ञानिक, सीमित अध्ययन, दोषपूर्ण सामान्यीकरण, पक्षपात की संभावना, अप्रामाणिक तथ्य हो सकते हैं और अत्यधिक आत्मविश्वास से कहे जाते हैं। उपयुक्त दोषों के बावजूद जीवन इतिहास व्यक्ति के सूक्ष्म और गहन अध्ययन में महत्वपूर्ण विधि है। मनोचिकित्सा में इसका विशेष महत्व रहता है। इस प्रकार ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड MCQ नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी, जिसे आप देखना ना भूलिएगा, जो कि UGC नेट एग्जाम के तहत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।